दिल्ली में उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टी मिलके एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है। श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू, उनका जाति नहीं है, उनका निर्णय ओबीसी पक्ष में है। इसीलिए आप सब लोगों से, जितने लोग ओबीसी के पक्ष में खड़ा कर रहना चाहता है, सुदर्शन रेड्डी के साथ जोड़ना है। देश में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, उनकी तबीयत कैसी है, वो कितने बीमार हैं, कुछ भी अता पता नहीं। कोई भी नेता उनसे मिलने नहीं गया, उसकी तस्वीर नहीं लाई गई। लेकिन इस चिंता को छोड़कर अब नए उपराष्ट्रपति चुने जाने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो चुकी है। एनडीए कुनबे ने अपनी तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु में भाजपा और आरएसएस का काम कई दशकों से करने वाले सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश से आने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दोनों तरफ से उम्मीदवारी दक्षिण भारत से है और दोनों उम्मीदवारी के बीच समीकरणों का खेल अब तेज हो गया है। मैंने जगदीप धनखड़ की बात की, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा जिसने दिया हो, उनसे एक भी न तो विपक्ष का नेता मिल पाया, सत्ता पक्ष का कोई नेता नहीं मिला। वो कहां हैं, कैसे हैं, कुछ भी देश को पता नहीं है। और जब इस पर बातचीत हो रही थी तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया, जिसे लगता है कि ढेर सारे लोगों की बयान की सहमति माना जाना चाहिए। पहले तो अभी तक तो हम समझ नहीं पाए कि ये इलेक्शन हमारे ऊपर ठोसा क्यों गया। इतनी जल्दी अचानक वो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब छोड़ के गए, और गए कहाँ? जिस दिन से छोड़ा उस दिन से नज़र नहीं आए। मैं तो क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मिल बैठने का मुझे मौका मिला, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि वो सेहतमंद रहे, ठीक रहे। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार जो है वो जीत जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नए उपराष्ट्रपति के चुने जाने की प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है। आज एनडीए कुनबे ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई और उस बैठक में सीपी राधाकृष्णन को, जो कि तमिलनाडु के आने वाले हैं, उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी और एनडीए का कुनबा उनका स्वागत करता है और साथ ही घोषणा करता है कि वो एनडीए कुनबे की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। कौन है सीपी राधाकृष्णन? सीपी राधाकृष्णन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो 2 बार सांसद रह चुके हैं और फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। चेल्लापंडियन राधाकृष्णन 4 मार्च 1957 को तमिलनाडु के कोयंबटूर में जन्मे और भाजपा से शुरुआती दिनों से जुड़े रहे। 1998 और 1999 में कोयंबटूर से 2 बार के लोकसभा सांसद चुने गए। 1998 के कोयंबटूर बम धमाके के बाद चर्चित हुए, जब भाजपा आरएसएस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और सुरक्षा मुद्दों को उठाने का नेतृत्व किया और लंबे समय तक तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष बने रहे। संघ के विचारधारा से गहरे तौर पर प्रभावित हुए। वर्तमान में 2021 से अब तक झारखंड के राज्यपाल हैं। पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का प्रभार भी मिला था। वहीं दूसरे उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हैं, जो 8 जुलाई 1948 को तेलंगाना, जो तब आंध्र प्रदेश था, उसके महबूब नगर जिले में पैदा हुए। उस्मानिया विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई करने के बाद वकालत की दुनिया में गए। 1969 से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। सन 2002 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 2011 में इस पद पर रिटायर हुए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिता के पक्षधर रहे। इन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसला दिया और जैसे खनन घोटाला, जनहित और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सख्त राय, न्यायपालिका की आंतरिक पारदर्शिता और न्याय तक आसान पहुंच। निर्भीक और स्वतंत्र न्यायाधीश के तौर पर इनकी ख्याति रही है। रिटायर होने के बाद राजनीति में तो नहीं शामिल हुए, लेकिन सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर मुखर रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में जाति गणना किए, जाति गणना के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन इज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। उनके सुझाव से
हम लोग 42% रिजर्वेशन कैबिनेट में पास किए और असेंबली में भी चर्चा किए, पास किए। वो 2 बिल आज राष्ट्रपति जी का पेंडिंग है। दूसरी तरफ जो एनडीए संविधान के खिलाफ, संविधान को बदलने के लिए, आरक्षण को हटाने के लिए, ओबीसी रिजर्वेशन 42% रोककर ओबीसी को अन्याय करने के लिए जहां पर कोशिश कर रहा है, उनके उम्मीदवार राधाकृष्णन, मगर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन फॉर ओबीसी रिजर्वेशन, उनका जाति नहीं है, उनका निर्णय ओबीसी पक्ष में है। इसीलिए आप सब लोगों से, जितने लोग ओबीसी के पक्ष में खड़ा कर रहना चाहता है, सुदर्शन रेड्डी के साथ जोड़ना है। यानी अब एनडीए के सामने संघ का और बीजेपी का एक नेता जो पुरानी छवि का है, वो तमिलनाडु के तरफ से उम्मीदवार है, वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं और एनडीए के उम्मीदवार हैं। वहीं इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां के एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी छवि संघ विचारक की नहीं है, जिसकी छवि एक अच्छे रेडिकल और स्टैंड लेने वाले एक ऐसे शख्स की है जिसने लगातार अपने काम से अपनी पहचान बनाई है, सौम्य सहज व्यक्तित्व। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात का जब ऐलान किया, पूरे विपक्षी दल का कुनबा एक साथ बैठा हुआ था, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस बात पर जोर दिया, उस बात से तय होता है कि ये चुनाव एनडीए के लिए उतना आसान नहीं है। खड़गे ने यहां तक कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस, एक तरफ आरएसएस के न मानने वाले लोग, उन्होंने इस विचारधारा की लड़ाई का आधार बनाकर इस चुनाव को गंभीर कर दिया। हम सभी पार्टी मिलके एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। तमाम विपक्षी दलों ने एकजुट होकर के जब यह समीकरण बिठाया है, तो एनडीए जहां यह सोचता है कि तमिलनाडु से आने वाले एनडीए के उम्मीदवार को डीएमके क्या मदद करेगी, अगर डीएमके तमिलनाडु से आने वाले उपराष्ट्रपति उम्मीदवार एनडीए के उनके साथ नहीं जाती है तो प्रदेश के स्तर पर उसको मुश्किल होगी। लेकिन दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इस इलाके में चाहे वो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हो, चाहे वो खुद चंद्रबाबू नायडू हो, अब उनके लिए ये मुश्किल तो भारी पड़ गई। सबको पता है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू खुद एनडीए के साथ हैं, तो क्या वो दोनों एनडीए के साथ होंगे और तमिलनाडु के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? फिर आंध्र के उम्मीदवार को सपोर्ट न करने के पीछे उनकी प्रादेशिक राजनीति पर असर पड़ेगा, क्योंकि यही बिसात एनडीए ने तमिलनाडु के लिए बिछा रखी है। तमिलनाडु से एक व्यक्ति को अगर उम्मीदवार बनाया गया तो डीएमके के लिए यह मुश्किल खड़ी हो गई है। लेकिन पिछले दिनों एनडीए की तरफ से नामित राज्यपालों ने तमिलनाडु की सरकार को जितना परेशान किया है, जिसका मुंह नरेंद्र मोदी नहीं देख सकते, उनका नाम है एमके स्टालिन। तो क्या नरेंद्र मोदी एमके स्टालिन को फोन करेंगे कि भाई आपके राज्य के हमने उम्मीदवार बना दिए तो आप हमारी मदद कीजिए? तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया ब्लॉक चंद्रबाबू नायडू को अगर फोन करेगा तो चंद्रबाबू नायडू मना कैसे करेंगे? इस पूरे समीकरण में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव दिलचस्प बन चुका है। अगर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की पहचान के साथ एक अच्छी छवि वाले बी सुदर्शन रेड्डी का सपोर्ट करते हैं तो ऐसे में यह पूरा चुनाव नए समीकरण बनाएगा।
संख्या की दृष्टि से बात करें तो एनडीए के पास बढ़त है। विधान परिषदों, लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के पास लगभग 54% सदस्य हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास लगभग 40% है। एनडीए को 422 सांसदों के समर्थन मिलने की संभावना है और वहीं विजय के लिए 392। लेकिन कल्पना करिए कि चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी, डीएमके और इन धड़ों के बीच थोड़ा भी कोई इधर से उधर हुआ तो गणित गड़बड़ा जाएगी। और इसलिए अब यह लड़ाई जितनी हलवा समझ रहा था एनडीए का खेमा, उतनी आसान तो कतई नहीं रही। इंडिया गठबंधन की तरफ से इतना चाल चल के, सोच करके, दूरदर्शिता के साथ उसी दक्षिण भारत के, उसी राजनीतिक हलचल के बीच से एक उम्मीदवार उतारा गया, जिससे यह पूरा खेल अब कठिन होता जा रहा है एनडीए कुनबे के लिए। माना यह जा रहा है कि टीएमसी की सिफारिश पर सुदर्शन रेड्डी का नाम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर फाइनल किया गया तो बंगाल से लेकर के आंध्र प्रदेश तक नए समीकरण बिछ गए। और यह भी संकेत है कि विरोधी गठबंधन विचारधारा की इस लड़ाई में कई लोग बदल भी सकते हैं। इसीलिए एक बड़ी बैठक बुलाई गई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां तारीफ के कसीदे पढ़े। तो आने वाले दिनों में देश का उपराष्ट्रपति कौन होगा, यह बात पता चलेगी कुछ ही दिनों बाद। लेकिन एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जैसे ही उम्मीदवारी के लिहाज से सीपी राधाकृष्णन का नाम फाइनल किया गया, एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई और उसमें इतना झुक झुक करके बंधन, अभिनंदन, क्या क्या किया गया, जिससे लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि भाई इतना झुकने में जगदीप धनखड़ भी तो कम थोड़े ही थे, बेचारे झुके चले गए। बंगाल में भी आरएसएस और बीजेपी के लिए जो नहीं हो सकता था लिमिट से आगे जाकर किया। उपराष्ट्रपति बनने के बाद, राज्यसभा में सभापति होने के समय कितना कुछ किया। प्रधानमंत्री जी के सामने झुकते रहे, सांसद उनके खिलाफ मिमिक्री करते रहे, सदन की पीठ पर बैठकर आरएसएस की तारीफ जगदीप धनखड़ करते रहे। फिर उनकी तपस्या में कौन सी कमी रह गई थी कि उनको ऐसे विदाई मिली कि कोई विदाई समारोह तक नहीं हुआ। उस दिन के बाद से उन्हें किसी ने देखा तक नहीं, उस दिन के बाद से उनके किसी ने हालचाल नहीं ली। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरफ इशारा कर गए कि यह विचारधाराओं की लड़ाई है, विचारधारा में एक तरफ आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं और दूसरी तरफ आरएसएस की विचारधारा को देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए उचित विचार नहीं मानने वाले लोग हैं। This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. यानी विपक्ष ने इस पूरे चुनाव को केवल दो प्रत्याशियों के बीच होने वाला चुनाव नहीं रहने दिया। विपक्ष ने इस तीर के साथ केवल संख्या के गुणा भाग और तराजू में किधर इंडिया गठबंधन के सांसद ज्यादा हैं, किधर एनडीए के सांसद ज्यादा हैं, इतना आसान चुनाव भी इसे नहीं रहने दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि थोड़ी भी अंतरात्मा की बात, राज्य की पहचान की बात, अपनी अस्मिता की बात किसके किसके दिल में जागती है और अंत में किसका वोट किसको मिलता है। मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो एनडीए गठबंधन अपने उम्मीदवार को आसानी से जिता सकता है, लेकिन ये राजनीति है और कभी भी कोई भी उस तराजू से इस तराजू वोट डालने के लिए तो आ सकता है। और जब उम्मीदवार को घोषित करने के समय विपक्षी गठबंधन ये कह दे कि ये विचारधाराओं की लड़ाई है, तो हो सकता है कि विचारधारा की लड़ाई में कुछ हेर फेर आने वाले वक्त में देखने को मिले। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।